हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके एडजस्टमेंट्स को टिक करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 पे दिया है। तो हम सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेंगे। तो हेडिंग क्या दिया है? सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? 3:2। इसी रेशियो में हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। आगे क्या दिया है? फ्रॉम द following trial balance and additional information you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। यानी कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। और ईयर एंड क्या है अपना? 31 मार्च 2019। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कहती हूँ कि ट्रायल बैलेंस आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप एडजस्टमेंट्स को टिक करिए। एडजस्टमेंट्स को टिक करने के बाद डायरेक्टली पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस को इसलिए मैं पहले पढ़ने के लिए नहीं कहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी जब हम पोस्टिंग करेंगे तो उस वक्त तो हम एक एक करके एंट्रीज पढ़ने ही वाले हैं। तो अभी पढ़ के टाइम क्यों वेस्ट करना, इसलिए। लेकिन ये जो ट्रायल बैलेंस है ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। अब तक हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया होता था वो क्या होता था? एक साइड पूरा डेबिट बैलेंस के सारे आइटम्स दिए होते थे और इस साइड सारा क्रेडिट बैलेंस का सारा आइटम्स दिया होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डेबिट क्रेडिट दोनों एक ही साथ दे दिया है आइटम्स, लेकिन अमाउंट आपको डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो चीजें थोड़ा साथ में दिया है, मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों का नाम साथ में दे दिया है, सिर्फ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं परचेसेस एंड सेल्स दोनों का नाम साथ में दिया है। तो इसमें जो डेबिट वाला अमाउंट है, तो डेबिट में क्या रहता है? परचेस दिया होता है हमें। तो ये जो डेबिट वाला अमाउंट है ये परचेस है और ये जो क्रेडिट वाला अमाउंट है ये सेल्स का अमाउंट है। उसी तरह से अब हम आगे अगर देखेंगे तो यहाँ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये भी हमें साथ में दे दिया है। तो यहाँ डेटर्स हमें हमेशा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होता है, तो इसलिए ये जो डेबिट साइड वाला अमाउंट है 47,500 ये डेटर्स का अमाउंट है। और ये जो अमाउंट है 35,000 ये क्रेडिटर्स का अमाउंट है, क्योंकि क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट साइड में दिया होता है। तो ये क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है ये क्रेडिटर्स का है। उसके बाद हम देख लेंगे कि और भी ऐसा कुछ साथ में दिया है क्या? अमाउंट नहीं दिया है। अब ये इंटरेस्ट देखते हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट साइड में दिया है। तो जब इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाता है। अगर ये इंटरेस्ट डेबिट में दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता। ओके, तो इस तरह से इंटरेस्ट, कमीशन, इस तरह से, या फिर डिस्काउंट, ऐसा जो भी एंट्री है वो अगर क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, और अगर डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। उसी तरह आप यहाँ डिस्काउंट भी देख सकते हैं। ये डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, यानी कि हमारा इनकम है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। ओके, और अगर यही डिस्काउंट डेबिट में दिया होता तो वो डिस्काउंट अलाउड होता, जो हम दूसरों को डिस्काउंट देते हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया है। अब हम एडजस्टमेंट टिक करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है हमें? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹19,700। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये हर क्वेश्चन में आता है। तो इसका एक इफेक्ट कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के असेट में। नेक्स्ट आपको दिया है गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये जो गुड्स 3,000 का हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। कई बार जो बिजनेसेस फर्म्स होते हैं वो अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ्री में उसके कुछ सैंपल्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर्स के बीच। तो फिर इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये 3,000 जो है सबसे पहले तो इसका एंट्री जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि जब हम फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कस्टमर्स को तो फिर उस केस में क्या होगा? गुड्स बिजनेस से बाहर जाएगा। तो जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाता है हम एक इफेक्ट कहाँ पास करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में।
जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन, ये सारे केसेस में, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये सारे केसेस में गुड्स बिजनेस के बाहर जाता है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम, एक इफेक्ट उसका टीसीआर में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पास करेंगे, क्योंकि जब भी गुड्स बाहर जाता है बिजनेस के, उसका एक इफेक्ट यहाँ पे आना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि वो हमारे परचेसेस को कम करता है। और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया 3000 का तो गुड्स का, तो फिर ये क्या है, एक तरह से हमने प्रमोशन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि एडवर्टाइज करने के लिए हमारे गुड्स का। तो प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर आता है वो हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो इसलिए इसका एंट्री भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, सेकेंड इफेक्ट। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट आपको दिया है, मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500, यानी कि मोटिव पावर में 500 ऐसा इंक्लूडेड है जो कि पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर है, जो कि पावर मीटर खरीदने के लिए या फिर पावर मीटर लगाने के लिए डिपॉजिट किया गया था। तो ये जो पावर मीटर होता है ना, ये हमारा असेट होता है, क्योंकि पावर मीटर हमने एक बार लगा दिया तो उसे हमें बहुत साल तक लगाने की जरूरत नहीं है, वो बार बार होने वाले खर्चे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, असेट हो जाता है। तो फिर ये जो 500 था, ये एक्चुअली पावर मीटर खरीदा गया था, इससे पावर मीटर लगाया गया था, लेकिन गलती से ये खर्चे में ऐड हो गया है, मोटिव पावर में ऐड हो गया है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसे मोटिव पावर से लेस करना होगा, लेस फ्रॉम मोटिव पावर। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, जो पावर मीटर करके हम लिखेंगे असेट्स में, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लिखेंगे पावर मीटर करके, और वहां पे हम ये 500 ऐड कर देंगे। दूसरा फोर्थ एडजस्टमेंट आपको दिया है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5%। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे पहले तो आपको पावर मीटर जो हमने ये टिक किया, तो ये पावर मीटर सॉरी मोटिव पावर जो हमने इसका एडजस्टमेंट टिक किया, तो ये मोटिव पावर पे आपको टिक करना होगा। तो मोटिव पावर कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं मोटिव पावर के ऊपर, क्योंकि हमें मोटिव पावर से क्या करना है, माइनस करना है ये 500। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दिया है, तो डेप्रिसिएशन का तो इफेक्ट हमें पता है, पहले तो ये लेस होगा बिल्डिंग से, लेस फ्रॉम बिल्डिंग। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस होता है। और बिल्डिंग को हम टिक कर लेंगे, तो बिल्डिंग हमें कहाँ दिया है, यहाँ, तो इसे हमने टिक कर लिया। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट देखते हैं, तो फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें दिया है राइट ऑफ ₹2000 फॉर बैड डेब्ट्स। तो ये क्या हो गया, न्यू बैड डेब्ट्स हो गया, ये हो गया न्यू बैड डेब्ट्स। और उसके बाद ये मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स, तो ये कौन सा आरडीडी हो गया, न्यू आरडीडी। तो ये न्यू आरडीडी और न्यू बैड डेब्ट्स का तो हम फॉर्मेट बनाते हैं बैड डेब्ट्स में और डेटर्स में, वहां पर ये ऐड और लेस होता है, इसलिए इसके लिए हमें कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ ₹4000, यानी कि बिल रिसीवेबल जो हमें दिया है, कितना दिया है बिल रिसीवेबल, 22,000। तो ये 22,000 में 4,000 जो है अमाउंट बिल का, वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गया है। 4,000 का बिल डिसऑनर्ड कर दिया कस्टमर ने, तो वो 4,000 जो हमें नहीं मिलने वाला है, वो हमें बिल से माइनस करना पड़ेगा, बिल रिसीवेबल से। तो इसलिए हम बिल पे पहले टिक कर लेंगे। तो इसका एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल से हम माइनस करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, अब ये बिल हमें नहीं, बिल का अमाउंट हमें 4,000 का नहीं मिला, बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो वो जो कस्टमर था जिसने 4,000 का बिल डिसऑनर्ड कर दिया, अब वो कभी ना कभी तो हमें 4,000 देगा, तो वो कस्टमर हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। तो ये 4,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ऐड इन डेटर्स, डेटर्स में हम इसे ऐड कर देंगे। तो इसका ये दोनों इफेक्ट, तो सारे एडजस्टमेंट का हमने दोनों इफेक्ट देख लिया है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का, या तो फिर आप, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वहां पे आप ये सेम जो मैंने अभी भी टिक करके दिखा है, ये सारा आप एज इट इज टिक करके ले लीजिए, और जब आप वीडियो देखेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपके सामने रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके सामने क्वेश्चन होगा तो ही आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने एडजस्टमेंट टिक कर लिया है, अब हम एक एक करके एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लिया है, फॉर्मेट में पार्टनर्स का नाम क्या है, सुचेता एंड गायत्री, तो हमने यहाँ लिख लिया है इन द बुक्स ऑफ सुचेता एंड
गायत्री, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो फिक्स एंट्रीज आता है दैट इज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, परचेस रिटर्न, फिर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है और जब क्वेश्चन में अमाउंट मिलेगा तो अमाउंट हम वहां पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट बना लिया है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट हमें पहले से ही बना लेना है। और बैड डेब्ट्स रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है बैड डेब्ट्स के एडजस्टमेंट रिलेटेड, वो आप जरूर देखिए। तो बैड डेब्ट्स रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है और फिर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपिटल हमें इस क्वेश्चन में दिया है। अगर 2 कैपिटल दिया होता है तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड में। तो यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने जो कैपिटल दिया है आपको क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का कैपिटल, तो वो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिया है वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। दैट इज सुचेता का है 75,000 और गायत्री का दिया है 40,000। उसके बाद हमने यहाँ बैलेंस शीट बना लिया है। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड और ये असेट साइड। असेट्स में डेटर्स का फिक्स फॉर्मेट है हमारा 6 लाइन का, ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करना है तो ये फॉर्मेट आपको हर क्वेश्चन में पहले से ही बना लेना है, 6 लाइन का फॉर्मेट। ओके, अब हम एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का लेक्चर 3 है, दैट इज जिसमें मैंने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन सा आइटम ट्रायल बैलेंस में, कौन सा आइटम कहाँ कौन से अकाउंट में पोस्ट होता है, वो पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया है, वो आप जरूर देखिए। क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड आधा आपका जो पूरा डाउट्स है कि कौन सा आइटम कहाँ पोस्ट होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज आप वो वीडियो देखिए। तो हम ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसका पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है परचेसेस एंड सेल्स। तो परचेसेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ हमने पहले से ही जगह रखा है परचेसेस का, यहाँ पे हम अमाउंट एंटर करेंगे। तो परचेसेस का अमाउंट है 65,000। तो ये परचेसेस हमने लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या दिया है, परचेसेस के साथ में हमें सेल्स दिया है, क्रेडिट साइड वाला अमाउंट। तो फिर ये कहाँ जाएगा, सेल्स का ऑलरेडी हमने प्लेस रख दिया है, इसका प्लेस रिजर्व है, हमेशा सेल्स यही आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के टॉप में। तो यहाँ पे हम अमाउंट एंटर कर देंगे। अमाउंट कितना है, 1,85,500। और यहाँ पे हमने सेल्स रिटर्न के लिए प्लेस छोड़ दिया है। अगर हमें सेल्स रिटर्न दिया होगा तो हम वो इसमें से माइनस करके ये अमाउंट जो माइनस करके आएगा यहाँ ले लेंगे। वैसे हमने परचेस रिटर्न का भी जगह छोड़ दिया है। अगर हमें क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिया होगा तो हम माइनस करके अमाउंट जो आएगा यहाँ लेंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ हम चुपचाप डैश करके जो ये अमाउंट है यही हम आउटर कॉलम में ले लेंगे। तो ये हम बाद में देखते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया है, वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर सैलरी, ये जो वर्क्स मैनेजर है ये मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि वर्क्स मैनेजर कौन सा मैनेजर होता है, वो मैनेजर जो फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री का देखरेख करता है। तो ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया इसकी सैलरी। तो फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो हम वहां इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टू वर्क्स मैनेजर सैलरी। तो इसके बाद हमें दिया है कैपिटल, जो दोनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी वो लिख दिया है। उसके बाद क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का हमने यहाँ प्लेस रखा है, यहाँ पे हम इसका अमाउंट एंटर कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है 18,700। तो यहाँ हम लिखेंगे 18,700। ओपनिंग स्टॉक पे एडजस्टमेंट्स कभी नहीं होता है तो उसे हम आउटर कॉलम में ही लिखते हैं। उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों साथ में दिया है हमें। तो डेबिट वाला अमाउंट क्या है, डेटर्स है, और क्रेडिट साइड वाला अमाउंट क्या है, क्रेडिटर्स है। तो डेटर्स का ऑलरेडी हमने फॉर्मेट यहाँ बना के रखा है, हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। तो अमाउंट कितना दिया है, 47,500। अब ये जो अमाउंट है इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। और क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें दिया है 35,000। क्रेडिटर्स कहाँ जाता है, लायबिलिटीज में। तो यहाँ से हम पहले ऊपर से 4 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि हमें जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा, हमारा जो आंसर नेट प्रॉफिट के बाद यहाँ का बैलेंसिंग फिगर,
वो हमें यहाँ पोस्ट करना होता है एज कैपिटल। तो हम यहाँ पे 4 लाइन छोड़ के और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमें दिया है 35,000। उसके बाद क्रेडिटर्स के डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बाद हमें दिया है वेजेस एंड सैलरीज। तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज लिखा है। पहला वर्ड क्या आ रहा है? वेजेस। तो वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो इसलिए वेजेस एंड सैलरीज हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अगर सैलरीज एंड वेजेस बोला होता, सैलरीज एंड वेजेस दिया होता, तो हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि सैलरीज जो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। तो इसलिए पहला वर्ड आपको देखना है, पहले वेजेस आ रहा है कि पहले सैलरीज आ रहा है। तो यहाँ वेजेस एंड सैलरीज है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरीज। अमाउंट है 4,000। उसके बाद दिया है हमें बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारा असेट होता है, तो इसे हम असेट साइड में लिखेंगे और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम 1 लाइन लीव करेंगे उसके नीचे। तो ये बिल्स रिसीवेबल हमेशा आप याद रखना डेटर्स। यहाँ मैंने इतना जगह छोड़ के डेटर्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ हम क्या लिखते हैं? फिक्स्ड असेट्स, जो भी जैसे लैंड एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब जो भी असेट्स होते हैं ये सब फिक्स्ड असेट्स है, तो वो हम टॉप में लिखते हैं। इसलिए डेटर्स जो है हमारा करंट असेट्स है, तो इसलिए उसे मैं नीचे लिखती हूँ यहाँ बीच में, तो कि ताकि यहाँ से जितना भी होगा हमारा करंट असेट्स आ जाएगा। तो ये जो बिल रिसीवेबल है ठीक आप डेटर्स के ऊपर लिखा करना, और यहाँ एडजस्टमेंट भी है तो फिर इतना स्पेस हमें छोड़ना होगा, 1 लाइन, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। बिल्स रिसीवेबल हमें दिया है 22,000 और इस पे एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन हमने लीव कर दिया। उसके बाद हमें दिया है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी होता है, तो उसे हम लायबिलिटी में लिखेंगे यहाँ। तो बिल्स पेबल हमें दिया है 27,300। उसके बाद दिया है डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट आपको क्रेडिट साइड पे अमाउंट दिया है, डिस्काउंट जो लिखा है उसका अमाउंट क्रेडिट साइड पे है। तो जब डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड पे हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, और अगर डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट साइड में हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। तो ये क्रेडिट में है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। तो जब हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे तो 1 लाइन हम ऊपर से लीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो उसका ट्रांसफर यहाँ पे होगा। तो 1 लाइन हम लीव करके यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट 400। उसके बाद हमें दिया है मोटिव पावर। तो मोटिव पावर कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है तो हम इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे और 1 लाइन छोड़ देंगे उसके नीचे। 1350। तो मोटिव पावर हमने लिख दिया है। उसके बाद हमें दिया है कस्टम ड्यूटी। अब ये कस्टम ड्यूटी क्या होता है? ये टैक्स होता है। जब हम कुछ गुड्स दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी इस तरह का टैक्स भरना पड़ता है। तो ये भी कौन सा? फैक्ट्री रिलेटेड, यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, परचेसेस से रिलेटेड। तो परचेसेस से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर आता है वो सारा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू कस्टम ड्यूटी 1500। उसके बाद हमें दिया है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में भी सेम डिस्काउंट की तरफ, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट आपको डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे हम, क्योंकि वो इनडायरेक्ट इनकम होगा। ओके, तो इसका अमाउंट क्रेडिट में दिया है इंटरेस्ट का, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमें दिया हुआ है 1300। तो ये हमने इंटरेस्ट लिख दिया। अब उसके बाद हमें दिया है अनप्रोडक्टिव वेजेस। ये अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब और अनप्रोडक्टिव मतलब, प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोडक्शन में जो वर्कर्स काम करते हैं, प्रोडक्ट गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्कर्स काम करते हैं उनको जो हम वेजेस पे करते हैं वो वाला वेजेस। तो गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्री में।
तो वो जो प्रोडक्टिव वेजेस होगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। लेकिन ये अनप्रोडक्टिव वेजेस है, यानी कि ये वो वाले वर्कर्स का वेजेस है जो कि प्रोडक्शन के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका वेजेस कहाँ जाएगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि ये प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। जो भी एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। तो ये अनप्रोडक्टिव वेजेस भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे तो ये अनप्रोडक्टिव वेजेस हमने लिख दिया 3000। उसके बाद हमें क्या दिया है, ऑडिट फीस। तो ये ऑडिट फीस, किसी भी तरह का आपको फीस दिया है, चार्जेस दिया है, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो किसी भी तरह का फीस चार्जेस है वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू ऑडिट फीस, तो यह आ गया 2500। उसके बाद हमें दिया है क्या, रेंट। तो ये रेंट कौन से साइड दिया है ये हमें पहले देखना है। अगर ये डेबिट साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये रेंट पेड है। और अगर ये क्रेडिट साइड में दिया होगा तो फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना होगा, क्योंकि वो रेंट रिसीव्ड होगा। तो ये रेंट हमें डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लिखेंगे यहाँ टू रेंट। रेंट हमें दिया है 1800, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या दिया है, कन्वेंस। तो कन्वेंस का मतलब क्या होता है, आने जाने का खर्चा, जो हम फेयर भरते हैं वो सब। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। तो इसे हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू कन्वेंस। तो कन्वेंस का अमाउंट हमें दिया है 2000, लिख दिया 2000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुडविल। गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल असेट होता है, उसे हम असेट में लिखते हैं। असेट क्यों होता है, क्योंकि गुडविल की वजह से हमारे बिजनेस का जो नेम एंड फेम होता है उसकी वजह से हमें जितना हमने एक्सपेक्टेड किया है प्रॉफिट, उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए गुडविल हम कहाँ लिखते हैं, असेट में। वो हमारा असेट है क्योंकि वो हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो हम गुडविल को असेट में लिखेंगे और ये इंटेंजिबल असेट है, तो इसे मैं यहाँ बिल रिसीवेबल के ऊपर लिखूंगी। तो गुडविल हमने लिख दिया 25,000। उसके बाद हमें क्या दिया है, कॉपीराइट्स। अब ये जो कॉपीराइट्स होता है ये भी क्या है, हमारा असेट है, क्योंकि इसलिए कॉपीराइट की वजह से हम इनकम कमाते हैं, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, असेट है। तो कॉपीराइट को भी हम असेट में लिखते हैं। तो हम कॉपीराइट यहाँ लिख देंगे। कॉपीराइट भी हमारा इंटेंजिबल असेट है, इसलिए मैंने इसे गुडविल के ऊपर लिखा है। तो कॉपीराइट कितना दिया हमें, 20,000, तो यहाँ लिख देंगे 20,000। उसके बाद हमें दिया है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या होता है, असेट होता है, ये तो हमें पता है, तो हम इसे असेट में लिख देंगे। और ये फिक्स्ड असेट है इसलिए हमने इसे ऊपर लिख दिया। और बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है तो हम अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 88,000, और यहाँ पे हम 1 लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद हमें दिया है पार्टनर सुचेतास लोन। अभी जो पार्टनर का लोन है ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में, क्योंकि लोन क्या होता है, लायबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर सुचेतास लोन। अमाउंट है 6,150। उसके बाद हमें क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, असेट्स होता है, तो इसे हम असेट्स में लिख देंगे यहाँ कॉपीराइट के ऊपर। और इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ परसेंटेज वगैरह ऐड नहीं है, तो इसके ऊपर मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर परसेंट भी साथ में दिया होता तो वो हिडन एडजस्टमेंट होता, तो परसेंट हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता उसके ऊपर। बट यहाँ कुछ भी परसेंट नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो इन्वेस्टमेंट है 40,000। उसके बाद हमें दिया है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक भी असेट्स होता है, उसे भी हम असेट में लिखेंगे। और ये करंट असेट होता है तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमने सारा
पोस्टिंग कर दिया, जो भी हमें आइटम्स ट्रायल बैलेंस में दिया था वो सब हमने पोस्ट कर दिया। अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट हमें दिया है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट ₹19,700। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो हम पहला इफेक्ट यहाँ लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ से हम एक लाइन लीव करके, एक या दो लाइन लीव करके लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लास्ट में आता है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 19,700। उसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट हम करेंगे असेट में। तो यहां हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 19,700। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये क्या है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये इसका पहला एंट्री मैंने कहाँ बताया था? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे, और ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लिखेंगे हम, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अमाउंट हमें कितना दिया है इसका? 3,000। तो ये हमने लिख दिया 3,000। और दूसरा, ये फ्री सैंपल में हम क्यों देते हैं गुड्स? एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड खर्चा कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अमाउंट है 3,000। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया है, मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। तो इसका मैंने कहाँ बताया था? पहले हम ये मोटिव पावर में रॉन्गली इंक्लूड हो गया है। ये खर्चा किसका था? पावर मीटर का। तो मोटिव पावर से हमें क्या करना पड़ेगा? इसे माइनस करना पड़ेगा। इंक्लूड हो गया है तो अब हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये रॉन्गली इंक्लूड हुआ था। तो यहाँ पे हम लेस लिखेंगे, लेस डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। इसे मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। तो डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर हमें कितना दिया है? 500 रुपीज। ये 500 रुपीज हम इससे माइनस कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ बताया था मैंने? असेट में जाएगा, क्योंकि पावर मीटर के लिए डिपॉजिट क्या है, और पावर मीटर क्या होता है? असेट होता है। तो इसके लिए हम इसको असेट में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे डिपॉजिट फॉर पावर मीटर 500। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5%। तो फिर हम बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे 5% से। यहाँ हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन 5%, 88,000 का कितना हो जाएगा? 4,400। इसे हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 00638। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन किया है हमने, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो हम यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है? 4,400। उसके बाद नेक्स्ट दिया है आपको, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटर्स। तो ये न्यू बैड डेट्स और न्यू RDD है, तो ये दोनों का एंट्री कहाँ जाता है? पहले तो डेटर्स में माइनस करेंगे और फिर सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स में ऐड करेंगे। तो पहले हम डेटर्स में इसे माइनस करेंगे,
तो यहाँ पे और भी कुछ एडजस्टमेंट्स है, पहले हम ऐसे ही इसे लिख कर रख लेते हैं। कितना दिया है हमें, न्यू बेड डेप्स दिया है 2000, तो यहाँ न्यू बेड डेप्स का जो स्पेस है यहाँ पे हम लिख देंगे 2000 और इसे हमें माइनस करना है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। और न्यू आरडीडी हमें बोला है 3%, लेकिन वो 3% कब निकलेगा, सारा एडजस्टमेंट ऊपर का जो है वो माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे निकलेगा। ओके, तो ये जो 3% हमें निकालना है। ओके, पहले हम और भी क्या एडजस्टमेंट है क्या वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। तो ये जो न्यू बेड डेप्स वाला एंट्री है इसका सेकेंड इफेक्ट हम कर देते हैं। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे न्यू बेड डेप्स यहाँ जगह है, यहाँ पे जाएगा 2000 रुपीज, यहाँ पे हम लिख करके एज इट इज रखेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि डेटर्स पे और कोई एडजस्टमेंट आने वाला है क्या। ओके, तो आगे हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ रुपीज 4000। देखिए ये एडजस्टमेंट है, मैंने आपको कहा था इसका पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा है तो बिल रिसीवेबल में से माइनस होगा 4000, और ये जो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया मतलब वो कस्टमर जिसने 4000 हमें पे नहीं किया, बिल डिसऑनर्ड कर दिया, अब वो कभी ना कभी तो देगा, तो वो हमारा डेटर्स बन जाएगा और उसे हम डेटर्स में ऐड करेंगे। इसीलिए मैंने अभी न्यू आरडीडी नहीं निकाला था, इसलिए मैं रुकी थी। ठीक है, तो क्योंकि मुझे पता था, हमने एडजस्टमेंट ऑलरेडी टिक किया था, तो हमें पता था कि यहाँ और एक एंट्री आने वाला है। उसके बाद हम आरडीडी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, बिल रिसीवेबल में से माइनस होगा, तो पहले हम यहाँ माइनस कर देते हैं, लेस डिसऑनर्ड बिल या फिर बिल डिसऑनर्ड। कितने का बिल डिसऑनर्ड हो गया, 4000 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4000 और इसे हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18000। ओके, अब इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ जाएगा, डेटर्स में ऐड होगा बिल डिसऑनर्ड, यहाँ हम लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड। तो कितने का बिल डिसऑनर हो रहा है, 4000 का, ये 4000 रुपीज हम इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 00515, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब ये न्यू बेड डेप्स हमें लेस करना है इसमें से, तो हम ये लेस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 00594। अब न्यू आरडीडी ये जो अमाउंट हमें मिला है 49,500, इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट, 3%, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 49,500 इंटू 3/100, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 1485, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1485 और इसे हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 48015। अब ये जो न्यू आरडीडी है बेड डेप्स का हमने एंट्री कर दिया बेड डेप्स में, न्यू बेड डेप्स का, अब ये न्यू आरडीडी का एंट्री करना बाकी है, तो न्यू आरडीडी क्या है 1485, ये हम यहाँ एंटर कर लेते हैं 1485 यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्स ओल्ड बेड डेप्स नहीं दिया था, तो यहाँ हम डैश करेंगे और इसी अमाउंट को हम नीचे ले लेंगे और इसके साथ में इसे ऐड करना है हमें, तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3485। और ये जो ओल्ड आरडीडी है ये भी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है क्रेडिट साइड में, लेकिन ये नहीं दिया था आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ भी हम डैश करेंगे और सेम इसी अमाउंट को हम बाहर लिख लेंगे 3485। ओके, तो ये आरडीडी का एडजस्टमेंट आ गया है, सारा एडजस्टमेंट्स हमने कर लिया है। अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि सब अमाउंट हमने आउटर कॉलम में ले लिया है कि नहीं लिया है, उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो परचेस रिटर्न हमें नहीं मिला कहीं भी ट्रायल बैलेंस में, तो परचेस रिटर्न क्या हम डैश कर देंगे और यही अमाउंट सेम यहाँ पे ले लेंगे। उसी तरह से सेल रिटर्न्स भी नहीं दिया था हमें क्वेश्चन में, तो फिर यहाँ हम डैश करके सेम यही अमाउंट ले लेंगे। ओके, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने क्रेडिट साइड का टोटल ले लिया है, क्रेडिट साइड का टोटल इतना आया है और ये डेबिट साइड का टोटल इतना है 92,350। तो कौन सा टोटल ज्यादा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट ज्यादा होता है तो हमें क्या मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट कम है, तो हमने क्रेडिट के टोटल से डेबिट का टोटल माइनस कर लिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला 1,15,850। मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ किया है ताकि आपको दिखे, आप साइड में या फिर किसी रफ पेज पे करना कैलकुलेशन। ओके,
अब यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 1,15,850। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,15,850। अब यहाँ का सेम इसी तरह से यहाँ के क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल निकालेंगे और सेम इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें पता चलेगा नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। तो हमने यहाँ टोटल ले लिया है, क्रेडिट का टोटल आया 1,17,550 और डेबिट का टोटल आया 20,185। कौन सा टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का, तो हमें क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 97,365। अब ये जो नेट प्रॉफिट है हम दोनों पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन डिवीजन ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे पहला नाम किसका है, सुचेता। सुचेता का हम प्रॉफिट शेयरिंग निकालेंगे। तो हम किस तरह से निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है 97,365 इनटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/3 + 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब इसका आंसर हम निकालेंगे कितना आएगा, तो ये आ गया 58419। अब हम गायत्री का निकालेंगे शेयरिंग। तो गायत्री का शेयरिंग निकालने के लिए हमें फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से ये अमाउंट हम माइनस कर देंगे, तो गायत्री का हमें शेयरिंग मिल जाएगा -58419। तो यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों का हम एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुचेता एंड गायत्री। सुचेता को कितना शेयरिंग मिला है 58419। तो यहाँ लिखेंगे 58419 और गायत्री को कितना मिला है 38946। तो यहाँ लिखेंगे 38946 और इसका हम टोटल ले लेंगे। तो टोटल तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है वही आएगा 97365। अब इन दोनों का पोस्टिंग हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो सुचेता को कितना मिला है 58,419 और गायत्री को मिला है 38,946। अब हम इनका क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे और यहाँ डेबिट साइड में तो कुछ भी नहीं है। अगर डेबिट साइड में कुछ होता तो वो अमाउंट इनके क्रेडिट के टोटल से माइनस करते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो जो यहाँ टोटल आ जाएगा वही हम यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देंगे। तो हम टोटल कर लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स हमने ये टोटल ले लिया है क्रेडिट साइड का, इनका इतना टोटल आ गया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है डेबिट में माइनस करने के लिए, तो यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है और ये जो यहाँ का क्रेडिट का टोटल था ये हमें नीचे दोनों साइड लिख देना है। यहाँ पे भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो वो टोटल आपको यहाँ दोनों साइड में लिख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस हमें मिला है बैलेंस कैरी डाउन, इसे हम ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल सुचेता एंड गायत्री। सुचेता का बैलेंस कितना आया है 1,33,419 1,33,419
और इसका टोटल कितना बैलेंस कितना आया है गायत्री का 778,946। अब इन दोनों का हम टोटल ले लेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 2,12,365। अब हम क्या करेंगे लायबिलिटी का और असेट्स का टोटल ले लेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा तो टोटल आ गया है 2,80,815 लायबिलिटी साइड का भी और असेट साइड का भी। तो हमारा आंसर टैली हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।